किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं, इमर्ज करने का मतलब क्या है कि हम लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं, तो क्या होता है उस लिक्विड पर नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, अब मुझे वो सारी चीजें स्टडी करनी है, वो सारे फैक्टर्स स्टडी करने हैं जिनसे बॉयंट फोर्स पर फर्क पड़ता हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स। तो जैसे हमने ये बोला कि सबसे पहले बेसिकली जो दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स ही सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं इसमें। कौन कौन से देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स में पहला फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। फिर जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड, और दूसरा फैक्टर है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कि अगर एक तो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ज्यादा है या कम है, एक तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पर, लिक्विड की डेंसिटी पर, कि लिक्विड की डेंसिटी कम है या ज्यादा है। तो किस तरीके से डिपेंड करेगा, मैं कहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड, अगर इसकी बात करते हैं, as the volume of object immersed inside the liquid increases, the upward buoyant force also increases। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम बढ़ती चली जाती है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको भी मैं पानी के अंदर डुबा रहा हूँ, अगर उसकी वॉल्यूम बढ़ती चली जाती है, तो मैं ये कहूंगा कि जो उस पर नीचे से, उस ऑब्जेक्ट पर नीचे से ऊपर की तरफ जो बॉयंट फोर्स लग रहा है, वो बॉयंट फोर्स भी इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो बॉयंट फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि जो छोटी नाव होती है, जो छोटी नाव होती है, बोट होती है, अगर बोट की बात करें तो बोट पर उतना बॉयंट फोर्स नहीं लगेगा, बोट के डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बोट पर उतना ज्यादा बॉयंट फोर्स नहीं लगता। लेकिन जो बड़ा शिप होता है, तो जब शिप हो गया और बहुत बड़ा हो गया, तो शिप की वॉल्यूम भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं, तो बॉयंट फोर्स भी लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उसके डूबने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। तो वॉल्यूम ज्यादा होगी तो बॉयंट फोर्स भी ज्यादा लगेगी। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? सभी को क्लियर है? Yes. उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। As the density of liquid increases, the buoyant force exerted by it also increases। अगर डेंसिटी बढ़ती है, तब भी डेंसिटी के केस में भी क्या होता है, जो buoyant force लग रही है ना उस पर, buoyant force तब भी बढ़ती चली जाती है, डेंसिटी के बढ़ने से भी buoyant force बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी की वजह से एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज इजियर टू स्विम इन सी, it is easier to swim in sea water because sea water exerts a greater buoyant force on the swimmer due to its higher density। अगर मान लीजिए हम नॉर्मल पानी की बात करते हैं, तो नॉर्मल पानी में क्योंकि सॉल्ट्स कम होते हैं, सैंड भी नहीं होता, लेकिन अगर सी वाटर की बात करते हैं, तो सी वाटर में क्या होता है कि डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, समंदर में डूबने के चांसेस काफी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, आपको बहुत आसानी से आप स्विम कर सकते हो समुद्र में। क्यों? क्योंकि उसके जो पानी होता है ना समुद्र का, उसमें सैंड भी होता है, उसमें सॉल्ट भी होता है, काफी सैंड और सॉल्ट, ये सारे के सारे उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। जब डेंसिटी बढ़ गई, तो डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा बॉयंट फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। मतलब स्विमर को ऊपर तैरने में, ऊपर स्विम करने में ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए जी, क्लियर है ये चीज सभी को? Yes, sir. क्लियर है? दिव्यांशी क्लियर है? Yes, sir. अनमोल, गरिमा, Yes, sir. समझ गए? अनमोल बताइए, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या है कि इसमें ये बताया गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली मतलब कंप्लीटली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अ buoyant force or upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by the object। तो हम ये कहते हैं कि जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट का मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ जो buoyant force लग रही है, जो फोर्स लग रही है उस फोर्स का मतलब क्या है, वो जब नीचे से ऊपर फोर्स लगती है तो फोर्स लग रही है ना, वो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने डुबाया पानी के अंदर, मान लीजिए नाव है, नाव को हमने पानी में उतार दिया, तो अब क्या होगा कि वो जो बोट है, उस बोट का कुछ वेट होगा। मास की बात नहीं कर रहा हूँ, वेट की बात कर रहा हूँ। वेट क्या होगा कि जितना मास उस बोट का पानी के अंदर डूब डूब चुका है। जैसे मान लीजिए हमने बोट को लिया, बोट है पानी के अंदर, मान लीजिए ये बोट है इस तरीके की और ये पानी के अंदर है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि बोट का इतना पोर्शन यहां से लेकर और यहां तक वाला इतना पोर्शन बोट का जो इतना पोर्शन है ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो अब इस पोर्शन का कुछ मास होगा। अब इस मास पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो इसका मतलब इसका कुछ वेट होगा। तो वेट क्या होती है, वेट फोर्स ही तो होती है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें इसने आर्किमिडीज ने क्या बताया कि बॉयंट फोर्स वो होती है, जो भी लिक्विड मीडियम है वो लिक्विड मीडियम जो ऊपर की तरफ लगाता है, बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, buoyant force or upthrust acting on an object is equal to weight of liquid displaced by that object is equal to weight of liquid displaced by that object। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने इसको पानी में डुबाया, बोट को पानी में उतारा, तो बोट थोड़ी बहुत पानी के अंदर डूब जाएगी। तो जितना पोर्शन बोट का पानी में डूबा है, उसने अपना जो पूरा एरिया उसने जो कवर करा है ना, तो अब जो उसने एरिया कवर करा वहां से उसने पानी को डिस्पर्स कर दिया, मतलब हटा दिया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. उसने उतना पानी डिस्प्लेस कर दिया वहां से, तो वो जो पानी उसने डिस्प्लेस करा है उस पानी का जो वेट होगा वो वेट अपथ्रस्ट के बराबर होगा, यानी कि बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। बॉयंट फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। अच्छा, अब इस चीज को ढंग से हम एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? हमने कहा कि हम ना एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर पानी भर देते हैं पूरा ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक, कि उसके अंदर जरा सा अब एक पार्टिकल भी जाएगा तो पानी बाहर निकलने लगेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। मैंने कहा कि कंटेनर ले लिया ऐसा,
और इसमें बिल्कुल अप टू द ब्रिम, मतलब बिल्कुल ऊपर तक आपने पानी भर दिया। ऊपर तक पानी भरा, मतलब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है बिल्कुल ऊपर तक। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट? अब आप एक दूसरा कंटेनर लेंगे, और उस कंटेनर के अंदर इसको रख देंगे। आपने दूसरे कंटेनर के अंदर इसको रख दिया, ठीक है। इसके अंदर आपने इसको रख दिया। अब क्या होगा कि जब आपने इसको इसके अंदर रखा, अब आप इसके अंदर एक टॉय बोट उतारते हैं, खिलौने की एक बोट आप इसके अंदर उतारते हैं। तो वो खिलौने की बोट ऐसी हो जाएगी, मान लीजिए वो बोट इस तरीके की है। तो अब इसने क्या करा, इसने जहां पर ये बोट उतरी, जहां पर ये बोट हमने इस पानी में इमर्स करी, तो इसने थोड़ा सा पानी डिस्पर्स करा। तो वो जो पानी है वो यहाँ से ओवरफ्लो होकर यहाँ गिर जाएगा। बताइए जी, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो अब क्या हुआ कि ये बोट जो है ये सिंक तो नहीं करी ना, ये डूबी तो नहीं। ये क्यों नहीं डूबी? क्योंकि इसमें पानी भी नीचे से ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट लगा रहा है, यानी कि अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं या बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वो जो बॉयंट फोर्स है, वो बॉयंट फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी कि जब मैंने बोट इसमें डाली, तो बोट इसमें डालते ही पानी बिल्कुल जो आपको ब्रिम भरा हुआ था, वो पानी बाहर की तरफ फ्लो कर गया, ओवरफ्लो कर गया। तो अब मैंने क्या करा, बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इस बोट पर बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ लिक्विड कैसा पता चलेगा कि जितना भी लिक्विड इसने डिस्प्लेस करा वो सारा लिक्विड बाहर निकल गया। फिर आप क्या करिए, जितना इस बाहर वाले कंटेनर में जितना भी लिक्विड है, उस कंटेनर को लो, उस कंटेनर से लिक्विड एक जगह इकट्ठा करिए, और उस लिक्विड का आप वेट निकाल लो। उस लिक्विड का आप मास निकाल सकते हैं बाय पुटिंग इट ऑन अ वेइंग स्केल। वेइंग स्केल पर रखिए, मास निकालिए उसका। मास निकाल के उसको आप जी यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करिए, तो वेट आ जाएगा। वो जो वेट आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। वही मेरा अपथ्रस्ट होगा। बताइए, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. इधर क्लियर है? Yes, sir. न्यासा प्राजक्ता, तुम दोनों बताओ। Yes, sir. Yes, sir. योग बताइए। Yes, sir. अक्षर? Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक मिनट रुकिएगा, बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है, व्हेन एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट, मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग भी करें इसको मेरे साथ। When an aluminium object is immersed in water, an aluminium object is immersed in water, comma, it displaces 5 kilogram of water. It displaces 5 kilogram of water. Stop. How much is the buoyant force acting on the aluminium object in newtons?
how much is the buoyant force acting on the aluminum object in newtons. Take G is equal to G is equal to 10 meter per second square. G is equal to 10 meter per second square. अब क्या है? When an aluminium object is immersed in water, एल्यूमिनियम का कोई एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीज हो सकती है एल्यूमिनियम की, उसको जब हमने पानी के अंदर डुबाया, तो पानी के अंदर इमर्स करने पर इट डिस्प्लेसेस 5 किलोग्राम ऑफ वाटर. उसने 5 किलो पानी डिस्प्लेस कर दिया, मतलब अपनी जगह से हटा दिया. वो जो 5 किलोग्राम वाटर है, अब उसकी वजह से अब ये बोल रहे हैं कि हमने जो उसको डुबाया तो उस पर कितनी बॉयंट फोर्स लग रही है. हाउ मच इज द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इन न्यूटन्स. पर बॉयंट फोर्स है तो न्यूटन्स में ही होती है. वो बोल रहे हैं न्यूटन्स में, इसको कैलकुलेट करिए. जी की वैल्यू उन्होंने बोली है कि आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है जी की वैल्यू. तो सीधी सीधी बात है, आप यहाँ पर लिखेंगे बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल. by Archimedes principle, buoyant force is equal to weight of liquid displaced by एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट. भाई जो भी कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो, यहाँ एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट, अभी सिल्वर का होता तो सिल्वर ऑब्जेक्ट. कितना वेट दे रखा है, कितना पानी वो डिस्प्लेस कर देता है, वो 5 किलोग्राम पानी डिस्प्लेस कर देता है. ये कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा बेटा m इंटू जी. अभी m कितना है 5 और g कितना है 10. 5 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 50 न्यूटन. बताइए क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी. उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस देखनी है हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल की. आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन देखिएगा क्या है. पहला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमिनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, एक सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर दूसरे सब्सटेंस से कंपेयर करा जाता है तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी. अगर एक सब्सटेंस की डेंसिटी को दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी से कंपेयर करा जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी. ठीक. तो पहला है इसके एप्लीकेशंस में applications of Archimedes principle. Used in calculating relative density. रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करने में काम आता है. पहला. दूसरा एप्लीकेशन, द हाइड्रोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. हाइड्रोमीटर्स, हाइड्रोमीटर का मतलब क्या होता है, जो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मेजर करते हैं वो हम हाइड्रोमीटर बोलते हैं. यूज्ड इन हाइड्रोमीटर्स used in hydrometers में यूज होते हैं. तीसरा एप्लीकेशन, the lactometers used for determining the purity of milk are based on Archimedes principle. तो जो लैक्टोमीटर्स होते हैं जिससे दूध की मिल्क की प्योरिटी का पता चलता है कि वो प्योर है या इम्प्योर है, तो उसको हम बोलते हैं लैक्टोमीटर. तो लैक्टोमीटर्स में यूज होते हैं. फिर फोर्थ है, Archimedes principle is used in designing ships and submarines.
used in designing ships and submarines. ठीक है, ये तो इसके 4 एप्लीकेशन हो गए आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मुझे अगला जो टॉपिक है इसमें वो पढ़ना है why objects float or sink in a liquid. Why objects float, why objects float or sink in a liquid. एक लिक्विड में ऑब्जेक्ट्स क्यों तो फ्लोट करते हैं और क्यों वो सिंक कर जाते हैं। भाई कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे होते हैं ना लिक्विड के ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं डालो तो एकदम डूब जाते हैं, जैसे कि कॉइन हो गया। कॉइन को आप किसी ग्लास फुल ऑफ वाटर में डिप कर दीजिए तो कॉइन तो सीधा का सीधा डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। और वहीं पर आप कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा रखिए तो कागज का टुकड़ा उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा, या फेदर रख दीजिए तो फेदर उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम ये कहेंगे इफ द buoyant force exerted by the liquid is less than the weight of the object will sink in the liquid. ठीक है, अगर मान लीजिए हमने कहा कि लिक्विड है, लिक्विड का कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। अगर उसका वेट buoyant force क्या है, फोर्स भी तो एक वेट ही होता है। अगर उसका वेट buoyant force से ज्यादा है, अगर वेट ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर उसका वेट Yes, sir. लिक्विड का वेट जो है वो buoyant force के कंपैरिजन में ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का वेट, सॉरी, ऑब्जेक्ट का वेट अगर लिक्विड जो buoyant force लगा रहा है अगर उससे ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। पहली चीज ये तो क्लियर हो गई हुई। Yes, sir. ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा है मेरे पास कि if the buoyant force exerted by the liquid is equal to the weight of the object then the object will float in the liquid. अगर अगर मान लीजिए कि जो फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है, और जो वेट है वो दोनों इक्वल है तो वो लिक्विड में फ्लोट करेगा, इट विल फ्लोट इन द लिक्विड। इफ W is greater than upthrust, अगर वेट है ना ऑब्जेक्ट का वो अपथ्रस्ट से ज्यादा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। समझ गए, ऑब्जेक्ट विल सिंक। दूसरा केस है if weight is equal to upthrust, अगर वो अपथ्रस्ट के इक्वल हो जाएगा वेट, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, लिक्विड में फ्लोट करता रहेगा, लिक्विड के अंदर फ्लोट करता रहेगा। और तीसरा केस इफ weight of object is less than upthrust, मतलब जो पानी नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहा है वो उसके वेट से ज्यादा है, जो फोर्स नीचे से ऊपर लग रही है वो ज्यादा है।
तो इस केस में क्या होगा, यहां पर तो दोनों के दोनों इक्वल थे, वेट और अपथ्रस्ट ये दोनों के दोनों इक्वल थे, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर अंदर रह के उस पर फ्लोट करता रहेगा। देखो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है, यहीं पर फ्लोट कर रहा है, यहीं पर तैर रहा है। अब क्या है कि जो अपथ्रस्ट है वो वेट से ज्यादा है, अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट विल rise up in the liquid and float। समझ गए अंतर, ऑब्जेक्ट विल राइज अप इन द लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा सा ऊपर राइज करके और तब फ्लोट करेगा। एक चीज तो हो गई कि ऑब्जेक्ट विल सिंक, तो ये तो पूरी तरह से डूब गया। एक चीज क्या हो गई कि ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, इन द लिक्विड का मतलब क्या है कि डूबा हुआ है उसके अंदर लेकिन फिर भी फ्लोट कर रहा है ऊपर ही, ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं उठा हुआ उससे। दूसरा तीसरा केस क्या है कि जब अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा है तब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट विल राइज अप इन द लिक्विड एंड देन फ्लोट। समझ गए, Yes, sir. क्लियर है Yes, गरिमा? sir. गरिमा Yes, क्लियर? sir. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द, मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोट करना मतलब किसी भी बॉडी का पानी के ऊपर या किसी भी लिक्विड के ऊपर फ्लोट करना मतलब तैरना। सर, हाँ, सर इसमें सेकंड केस का एग्जांपल क्या होगा फिर? सेकंड केस का एग्जांपल यस सर। मतलब ये हो गया कि आप ये देखिए कि जो अपथ्रस्ट है ना, जितना पानी अपथ्रस्ट लगा रहा है और उतना ही मान लो मेरा वेट है, तो मैं पानी के अंदर डूबा भी रहूंगा और तैरता भी रहूंगा। और अगर पानी जो है अपथ्रस्ट ज्यादा लगा रहा है, जैसे कि समुद्र का पानी है, तो पानी अगर अपथ्रस्ट ज्यादा लगा रहा है और मेरा वेट कम है, तो मैं थोड़ा सा पानी में ऊपर राइज करके और फिर फ्लोट करता रहूंगा। आपने देखा होगा ना कि कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि अगर कोई भी एक्टर है जो फिल्म में जो भी काम कर रहा है, जो एक्टर है अगर दिखाते हैं कि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ फिल्म में, एक्सीडेंट होने के बाद में वो समुद्र में गिर गया, ठीक, तो ये दिखाते हैं कि वो फ्लोट करते 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 किनारे पर आ जाता है। उस समुद्र में आदमी डूबता बहुत कम है, अगर वो अलाइव है, अगर वो जिंदा है, तो जिंदा होने का मतलब ये है कि भाई वो थोड़ा बहुत अपने हाथ पैर चलाएगा। तो अगर आपको तैरना नहीं भी आता ना, स्विमिंग नहीं भी आती, तो समंदर के पानी में आप डूब नहीं वाले, क्योंकि उसमें जो है उसमें सैंड बहुत होता है, उसमें सॉल्ट बहुत होता है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा है वो अपथ्रस्ट ज्यादा लगाएगा पानी, जब पानी अपथ्रस्ट ज्यादा लगाएगा तो डूबने के चांसेस कम है। स्विमिंग पूल में क्योंकि पानी बिल्कुल क्लियर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, किसी तरीके का सॉल्ट सैंड कुछ नहीं होता, तो स्विमिंग पूल में सबसे ज्यादा आदमी डूबता है। स्विमिंग पूल में डूबने से मौत भी हो जाती है, लेकिन समंदर में बड़ी मुश्किल से आदमी डूबता है, अनटिल एंड अनलेस वो अनकॉन्शियस ही ना हो जाए, कि वो मतलब बेहोश ही हो जाए, उसके होश ही ना रहे, तो तब तो आदमी मर सकता है। लेकिन फिर भी जो उसकी बॉडी होगी वो बॉडी डूबेगी नहीं नीचे, वो बॉडी ऊपर ही फ्लोट करती रहेगी, अगर वो मर भी गया तो भी बॉडी ऊपर ही फ्लोट करती रहेगी। समझ रहे हैं? तो इसका एग्जांपल यही है कि आप ये देखो कि यहाँ पर मैंने बोला कि अपथ्रस्ट कम है, अपथ्रस्ट ना के बराबर है, मतलब पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया वो सीधा का सीधा डूब के नीचे ही जाएगा, जैसे स्विमिंग पूल का एग्जांपल हो गया। फिर यहाँ पर है कि जो बॉडी है जो इसमें स्विम कर रही है, तो वो जो बॉडी है उस पर जो अपथ्रस्ट नीचे जो पानी ऊपर फोर्स लगा रहा है वो भी लगभग सेम ही फोर्स लगा रहा है, तो उस केस में आप हल्का सा पानी के नीचे डूबेंगे, ठीक है, और उसी सरफेस पर आप फ्लोट करते रहेंगे। समझ गए? तीसरा तीसरा ये है कि अगर फोर्स ज्यादा लग रही है, एज इन द केस ऑफ सी वाटर, अगर फोर्स ज्यादा लग रही है तो आप बड़े आराम से थोड़ा सा ऊपर राइज करके तैरते रहेंगे। आपने देखा होगा ना कि कई बार जो पानी होता है, नदी का पानी होता है, लेक होता है, लेक में पानी एकदम शांत होता है, ठीक, और या फिर हम समुद्र के पानी की बात करें, समुद्र में तो कोई ऐसा रिस्क लेता नहीं है, लेकिन आपने लेक में या स्मॉल रिवर में ये देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं वो ऐसे पानी में पड़े रहते हैं, देखा होगा ना,
वो ऐसे पानी में पड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि देखो मेरे को कितनी अच्छी स्विमिंग आती है, मैं बहुत अच्छा स्विमर हूँ, मैं पानी में पड़ा हुआ हूँ चुपचाप और मैं डूब नहीं रहा हूँ। उसका मतलब क्या है, उन्होंने देख लिया पहले ही, उन्होंने तैर के ही देख लिया कि पानी जो है वो डेंसिटी ज्यादा है, पानी गाढ़ा है थोड़ा। नॉर्मल पानी जैसे लाइट वेटेड होता है, वो लाइट वेटेड नहीं है, वो थोड़ा गाढ़ा है। गाढ़ा मतलब डेंसिटी है, डेंसर है पानी। तो इसका मतलब वो आदमी ऐसे लेटे रहेंगे, ऐसा लगता है कि जैसे ये, इनको तो बड़ी अच्छी मतलब टेक्निक पता है, ये तो लेटे हुए हैं, डूब भी नहीं रहे। समझ गए? यस सर। Yes, sir. तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन an object will float in a liquid if the weight of object is equal to the weight of liquid displaced by it. ठीक है, अगर weight of object weight of liquid displaced के बराबर होगा, और weight of liquid displaced क्या होता है, अपथ्रस्ट। एक ही तो बात है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, weight of liquid displaced क्या होता है, अपथ्रस्ट ही तो होता है। अगर weight of object अपथ्रस्ट के इक्वल हो गया तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। बताइए, समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर। नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर। इसकी बात करते हैं। हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर। इसमें जरा देखिएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वाटर है, वाटर में हमने एक बोट को डाला। ये एक बोट है, इस बोट को मैंने वाटर में इमर्स कर दिया। सॉरी, अब नीचे की तरफ एक्ट करेगा इसका वेट, वेट ऑफ बोट, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा buoyant force exerted by water, या फिर अपथ्रस्ट बोल सकते हैं आप। ये वाटर है और ये बोट है। तो वेट ऑफ बोट हो गया और अपथ्रस्ट हो गया, ये पूरा डायग्राम हमने निकाल दिया। अब इसमें क्या है कि बोट जो है ना, बोट किस तरीके से फ्लोट करती है। तो बोट का कंसेप्ट क्या है, आप ये देखेंगे कि बोट में जो है, बोट में साइज तो इसका बड़ा है, मास भी है, लेकिन अंदर से खोखली है, अंदर से खाली है। अंदर से खाली होने का मतलब क्या है कि इस बोट की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कम है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डेंसर होता है, डेंसर मतलब उसके अंदर खाली स्पेस है ही नहीं, वो भरा हुआ है, अंदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर से भरा हुआ है, उसके अंदर कोई भी चीज फिल्ड अप हो सकती है, लेकिन वो खाली है अगर किसी की डेंसिटी कम है तो वही चीज है यहाँ पर। अ बोट इज केप्ट अफ्लोट बाय एन अपवर्ड फोर्स फ्रॉम द वाटर। वाटर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, उसकी वजह से बोट जो है अफ्लोट रहती है। अफ्लोट मतलब तैरती रहती है। Archimedes principle says that the buoyant force is equal to the weight of liquid displaced by boat. Buoyant force किसके इक्वल है, अपथ्रस्ट किसके इक्वल है, weight of liquid displaced by boat।
बोट ने जितना भी वेट हटा दिया लिक्विड का यहाँ से, वो उस वेट ऑफ लिक्विड के इक्वल होती है थ्रस्ट। So when a boat is floating, the weight of water displaced by the submerged part of the boat is equal to the weight of the boat. तो जो डूबा हुआ हिस्सा है ना, ये जो डूबा हुआ हिस्सा है यहाँ पर, इसमें हमने कहा when a boat is floating, the weight of water displaced by the submerged part of the boat is equal to the weight of the boat. तो क्या होता है, ये जो डूबा हुआ हिस्सा है, उसका उसने जितना पानी हटाया, weight of water displaced by the submerged part of the boat, तो डूबे हुए हिस्से ने जितना पानी हटाया, उस पानी का जो वजन है वो अगर इस बोट के वजन के इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे कि ये फ्लोट करेगी। कहानी वही है कि अब थ्रस्ट अगर वेट के बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि ये फ्लोट करेगी। फिर हमने कहा द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, क्या डेंसिटी का भी कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। An object will float in a liquid if its density is less than that of the liquid. ठीक, अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है, तो यहाँ पर देखो साइज तो इसका बहुत बड़ा है, हो सकता है मास भी ज्यादा हो, लेकिन इसकी डेंसिटी आपने कम कर दी। बोट की डेंसिटी आपने कम कर दी, बोट को अंदर से खोखला करके, बोट को अंदर से खाली बनाकर। तो जब बोट अंदर से खाली है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम है। आप लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं, आप लोग स्विमिंग पूल में जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपको वो एक रबर की वो दे देते हैं, ट्यूब दे देते हैं। उस ट्यूब को आप चारों तरफ लपेट लेते हैं और वो ट्यूब आपको डूबने नहीं देती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो ट्यूब अंदर से खाली है, अंदर से उसमें सिर्फ हवा ही हवा भरी हुई है, उसके अंदर मैटर नहीं है, उसके अंदर कोई भी सॉलिड नहीं भरा हुआ, उसके अंदर केवल हवा भरी हुई है। तो जब अंदर सिर्फ हवा होती है, इसका मतलब वो डेंसिटी नहीं है, उसकी डेंसिटी कम है, वो हल्का है बहुत ज्यादा। इस वजह से आप उसको ट्यूब को पकड़कर आप तैरते रहते हैं, आप डूबते नहीं। बताइए, मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा। इसके बाद an object will also float in a liquid if its density is equal to that of the liquid. अगर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड के एग्जैक्टली इक्वल होगी तो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ठीक है, वो फ्लोट किस तरीके से करेगा? ऐसे, इट विल फ्लोट इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा, मतलब उसके अंदर डूब के और फिर फ्लोट करेगा। फिर नेक्स्ट है an object will sink in a liquid if its density is more than that of the liquid. अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो जाती है तो वो डूब जाएगा। तो जैसे वेट की बात है ना, वेट की जगह अगर हम डेंसिटी कह दें तो भी हमारा काम वही लगेगा कि अगर डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट हैवियर है, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के इक्वल है तो ऑब्जेक्ट उसके अंदर फ्लोट करता रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो सीधी सी बात है पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो वो उसको ऊपर तैराता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। समझ गए? सभी बच्चों को क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अच्छा जी। अब इसके बाद हम देखेंगे डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी हमको मालूम है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास पता है किसी सब्जेक्ट का, उसका वॉल्यूम पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पता है और वॉल्यूम पता है, तो मैं बड़े आराम से डेंसिटी उसकी निकाल सकता हूँ। तो जरा एक दो क्वेश्चंस देखते हैं डेंसिटी के। ये बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन चल रहा है। द मास ऑफ टू मीटर क्यूब ऑफ स्टील is 15,600 kilogram. Calculate the density of steel in SI units. Calculate the density of steel in SI units.
द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील। तो 2 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? मीटर क्यूब मतलब ये आपको क्या दे रखा है? इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ स्टील इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब और मास ऑफ स्टील 15,600 किलोग्राम। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। 15,600 अपॉन 2। 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 कितना हो गया? 1, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होगी डेंसिटी। आप समझ ही गए होंगे कि मास की यूनिट किलोग्राम है और अपॉन में वॉल्यूम है, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ गए जी? क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अक्षत क्लियर है? Yes, sir. दिव्यांशी Yes, sir. ओके। अब देखिएगा, अब है हमारे पास एक क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम हैज अ वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। An object of mass 50 gram has a volume of 20 centimeter cube, has a volume of has a volume of 20 centimeter cube. Calculate the density of the object. Calculate the density of the object. अच्छा, इसके ग्रेविटेशन के भी नोट्स नहीं भेजे ना मैंने आप लोगों को? No, sir. ठीक है, मैं आज भेजूंगा इसके नोट्स। If the density of water B, if the density of water B 1 gram per centimeter cube, 1 gram per centimeter cube, state whether the object will float or sink in water. State whether the object will float or sink in water. Will float or sink in water, ये आपको बताना है। अब देखिएगा, जब यहाँ पर इन्होंने डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब यहाँ पर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब दे रखी है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। मतलब मेरे को मास जो है वो तो ग्राम में लेना है और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। तो हम ये कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? मास दे रखा है 50 और वॉल्यूम दे रखा है 20, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम ये कहेंगे सिंस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is greater than density of water,
ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट। बताएंगे? सर सिंक। बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट विल सिंक, क्योंकि उसकी वाटर में तो वो हमने उसको डाला और उसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है मतलब भारी है वो, तो इसका मतलब वो डूब जाएगा उसमें। बताइए जी, क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसमें बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है रिलेटिव डेंसिटी वाला, हालांकि इस बार शायद वो सिलेबस में से हटा दिया है, पर छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, हार्डली 10 से 15 मिनट का बचा हुआ है, बस उतना करवा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल इसको फिनिश करा के और फिर बाकी का जो टाइम बचेगा उसमें क्वाड्रिलेटरल करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके।